बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्लास 10 में चैप्टर नंबर 15 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का सेक्शन बी है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस वीडियो में जो हमारे इस चैप्टर की वीडियो का पार्ट 2 था उसमें मैं आपको करवा चुकी हूँ। इस चैप्टर की हमारी ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 8 है डिटरमाइन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दैट कनेक्टेड इन ईदर सीरीज और पैरेलल बाय डूइंग द एप्रोप्रिएट कैलकुलेशंस। ये क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लग रहा है इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें रेजिस्टेंस डिस्क्राइब करनी है और रेजिस्टेंस के जो सर्किट के अंदर दो टाइप के कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है, हमें वो दोनों कॉम्बिनेशन बताने हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी बताना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बताना है और उन दोनों कॉम्बिनेशन को ड्राइव करके दिखाना है। उनकी कैलकुलेशंस भी करनी है, यानी उनको ड्राइव भी करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देंगे, आपकी बुक में पेज नंबर 113 पे मौजूद है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज़ द रेशो बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के रेशो को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे R विल बी इक्वल्स टू V अपॉन I, वेयर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज़ करंट and R is the resistance. The unit of resistance is ohms. ठीक है, बस आप इस तरह लिख देंगे। R is equals to V upon I लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे the unit of electrical resistance is ohms। बस इतना ही काफ़ी है इसका। रेजिस्टेंस को सर्किट में दो मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाया जाता है, उसके बाद हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। आपकी बुक में पेज नंबर 114 पे है, आप हेडिंग डालिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। नंबर 1 इज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन सर्किट, नंबर 2 इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन पूरा डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। देखिए ये है सीरीज़ कॉम्बिनेशन जिसमें ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को देखें बिल्कुल साथ साथ ज्वाइन किया हुआ है। इसको मैं पढ़ती हूँ। व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट देयर इज़ ओनली वन पैथ फॉर द करंट टू फ्लो देन द कॉम्बिनेशन इज़ कॉल्ड सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अगर हम बिल्कुल साथ साथ इस तरह से रेजिस्टेंस को ज्वाइन करें कि उसके उनमें से एक ही पैथ हो करंट के गुजरने का, करंट के एक ही पैथ से करंट गुजरे, तो जो है इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए इसमें करंट गुजरने का एक ही पैथ है, यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है। ये रेजिस्टेंस इस तरह से इन्होंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाई हैं। अब इसके बाद हम इसको आगे करते हैं, इसको हमें ड्राइव करके भी दिखाना है। तो हम कहेंगे लेट सपोज R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज़। When this combination is connected to a battery of V volt, it draws current I from the battery। ठीक है, अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इन रेजिस्टेंस को ये R1, R2, R3 को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और जो I करंट है वो इसमें से गुजर रहा है। यहीं तक लिखिएगा बस। RE is single resistor. This resistor is called equivalent resistor. RE क्या है? RE is the equivalent resistor and its resistance is called equivalent resistance. इसकी रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी? equivalent resistance। इस equivalent resistance को हम कैसे निकालते हैं, ये आपकी क्वेश्चन में आपसे पूछा था, तो इसके लिए हम ड्राइव करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल वोल्ट V विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन इसमें तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इसमें हम ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसमें हम अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ क्या है हमारे पास? V किसके बराबर है? V इज इक्वल्स टू IR के। ठीक है, V IR के बराबर है। तो अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम इसकी जगह V की जगह लिख देते हैं IRE इक्विवेलेंट के लिए, और V1 की जगह पे हम लिख देंगे IR1 और V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे IR3। ठीक है, देखिए V1 था, V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3 और V की जगह IRE, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें निकालनी है टोटल। अब देखें इसमें ये IRE ऐसे ही उतार लेते हैं हम। इसमें सब में I कॉमन है, हमने I निकाल लिया, बाहर कॉमन निकाल लिया। हमारे पास यहाँ बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे पास रिमेनिंग हो गया। I से I कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ईच रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तमाम रेजिस्टेंस की जो सर्किट में है उन सब का सम अगर हम निकालते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आता है। Equivalent resistance is the sum of the individual resistance।
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमारा यहाँ तक हमारा जो है इसकी ड्राइव हो गई और ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। ये हमने कर लिया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपकी बुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 116 पे। When there are multiple path for current flows in a circuit, the combination of resistance is refers to as parallel combination। तो ये तो डेफिनेशन आ जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जब करंट को फ्लो करने के लिए मल्टीपल पैथ, बहुत सारे पैथ मिल रहे हों, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ये जैसे बना हुआ है, ये बैटरी से ज्वाइन हुआ है, एक रेजिस्टेंस R1, R2, R3, 3 रेजिस्टेंस है। तीनों के पास आप देखें करंट का अलग पैथ है। यहाँ से करंट आ रहा है, इधर से गुजर रहा है अलग से, फिर ये वापस आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहाँ से गुजर रहा है पूरा, फिर ये वापस आ रहा है। इस फर्स्ट वाली में भी इस तरह अलग से आ रहा है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस के पास अलग अलग जो है करंट के पैथ हैं, इसलिए इन सब के पास जो करंट की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। क्योंकि पिछले जो हमने सीरीज़ में किया था उसमें करंट का एक ही पैथ था, तो करंट सेम था सब में। तमाम रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट होगा। तो जब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो तमाम रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट होता है, और वोल्ट जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर वो कांस्टेंट होगा, वो तमाम के अंदर सेम होगा। अब मैं आपको इसका पढ़ के बताती हूँ आपने कहाँ से लिखना है। पहले तो आपने डेफिनेशन लिख ली जो 116 में मैंने आपको बताई है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। व्हेन देयर आर मल्टीपल पैथ फॉर करंट फ्लो इन अ सर्किट, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज रेफर्ड एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर करंट के फ्लो करने के लिए मल्टीपल पैथ होंगे तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम यहाँ से लिखते हैं, लेट सपोज देयर आर 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। When the combination is connected to a battery V volt, it draws a current I from the battery। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हम सपोज करते हैं R1, R2, R3 जो हैं वो पैरेलल कनेक्ट हुए हैं और उनको बैटरी से जो ज्वाइन करा है जिसमें V वोल्ट आ रहा है और I करंट आ रहा है। उसके बाद हम कहते हैं RE इज़ द सिंगल रेजिस्टर। तो RE क्या होगा, इसका सिंगल रेजिस्टर होगा। यहाँ तक ये लाइन लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे दिस रेजिस्टर यानी RE इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो RE होगा यानी इनकी टोटल रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर, और इस रेजिस्टेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम इसकी इक्वेशन जो है ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सर्किट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं V इज इक्वल्स टू IR के बराबर होता है। हम ये करके देख चुके हैं, ठीक है ना। तो I किसके बराबर होगा, I विल बी इक्वल्स टू, I किसके बराबर हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R के, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही करके बताया, आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, आप स्टार्ट यहाँ से कीजिएगा। देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल्स टू I। टोटल करंट किसके बराबर होगा, तीनों रेजिस्टेंस के करंट को प्लस कर देंगे, टोटल करंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब I किसके बराबर होता है, V/R के। देखें I किसके बराबर है, V/R। तो इसकी जगह पे हम सब जगह पे क्या लिख सकते हैं, V/R। तो I की जगह पे हमने लिख दिया V/R, और इस वाले I1 की जगह पे लिख दिया हमने V/R1। I2 की जगह पे लिख देंगे हम V/R2। I3 की जगह पे लिख देंगे V/R3, ठीक है। I की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी जो कि थी V/R। तो ये जो I था ये इक्विवेलेंट था, तो हम यहाँ पे इसको V/RE कर देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब ये सब में देखिए V जो है सेम है। यहाँ पे जो है V को हम यहाँ साइड में लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं 1/RE, ठीक है। यहाँ भी सब में से V कॉमन निकाल लेते हैं। V कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/R1, यहाँ पे बच गया 1/R2 प्लस यहाँ बच गया 1/R3। ये सब कॉमन निकाल लिया हमने। ये कॉमन निकाल के रिमाइंडर लिख लिया। ये V से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 1/RE विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। ये आ गई हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये आपने ड्राइव कर ली पूरी, बुक में भी बिल्कुल इसी तरह ड्राइव हुई है, बुक से ही मैंने किया है। थोड़ा सा एक आध चीज़ चेंज हो सकती है, बाकी पूरा सेम ही है। Thus the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance। पूरा यहाँ से आपका जो मैंने यहाँ मार्क करा था यहाँ तक, और फिर ये सब यहाँ से यहाँ तक आएगा। यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द ईच या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को सम निकालते हैं तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर आएगा। तो ये हमने कर लिया, अपना क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों कॉम्बिनेशंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसकी डायग्राम भी बनाइएगा ये वाली, और
जो है इसकी डेरिवेशन भी। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन व्हाट इन्फ्लुएंस द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल कंडक्टर एंड हाउ यू मेजर इट। क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं। इसमें बहुत सिंपल सा इन्होंने पूछा है रेजिस्टेंस के ऊपर जो है मेटल कंडक्टर किस तरह इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि हमें इसके रेजिस्टेंस के ऊपर जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं वो बताने। तो क्वेश्चन को पहचानना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हमें आंसर क्या बताना है। ठीक है, जो मेटल कंडक्टर के इफेक्ट हो रहे होते हैं या उसके इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, वो हमें बताने। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये भी बताएं इसको मेजर कैसे करते हैं, यानी इक्वेशन भी ड्राइव करनी होगी। पेज नंबर 114 पे ही इसका आंसर मौजूद है, फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के ऊपर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, हम लिखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, कंडक्टर की लेंथ के। उन्होंने हमसे ये पूछा था ना कंडक्टर का क्या इन्फ्लुएंस होता है, तो पहला इन्फ्लुएंस ये होता है कि अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, कंडक्टर की लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस कम होगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यही रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हम कैसे इसको बताएंगे, R विल बी इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A। ये जो P जैसा साइन बना हुआ है इसे पढ़ते हैं रॉ। को बताओ इन्होंने करा किस तरह से, ये देखें R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन बताइए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के और इन्वर्स प्रोपोर्शन है एरिया के। अगर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं इक्वल डालते हैं, तो यहाँ पे हमने रॉ का जो है कांस्टेंट डाला है, ये P जैसा साइन जो है इसे पढ़ते हैं रॉ। R विल बी इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A। तो अब हमारी रेजिस्टेंस जो आ गई ये उसकी इक्वेशन बन गई, यही हमें ड्राइव करके बतानी थी, वेयर रॉ इज़ द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। अब यहाँ से देखें, अब ये क्या आ गया, R विल बी इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A। ये मैंने आपको बता दिया कैसे आइए, वेयर रॉ इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल मेजर्स इन ओम्स मीटर। ये जो रॉ इसका कांस्टेंट है इसको हम मेजर करते हैं ओम्स मीटर में। यहाँ तक आपने लिख लिया। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर बिकॉज द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड ऑफर मोर रेजिस्टेंस इन अ मेटेलिक कंडक्टर। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो थी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के। यहाँ पे इन्होंने गलती से इन्वर्सली लिखा हुआ है, डायरेक्टली आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर की, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लीजिए। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मेटेलिक कंडक्टर के टेम्परेचर के, बिकॉज द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की मोशन भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड ऑफर मोर रेजिस्टेंस इन अ मेटेलिक कंडक्टर, और ज़्यादा ही कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। बस आपका आंसर यहाँ तक होगा, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन जूल्स लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन अ रेजिस्टेंस। कहते हैं एक्सप्लेन करें जूल्स लॉ को और किसी रेजिस्टेंस में से जो एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा होता है उस प्रोसेस को भी डिस्क्राइब करें। तो इसका जो है आप आंसर लिखेंगे, आपकी बुक में पेज नंबर 118 पर इसका आंसर है। सबसे पहले आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर, जब किसी रेजिस्टर में से करंट गुजर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द हीट जनरेटेड इन द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट ऑल ऑफ विच पॉजेज एट लीस्ट वन रेजिस्टेंस, जो हीट निकलती है वो डिसिपेट हो जाती है, यानी कि फैल जाती है एयर के अंदर कंपोनेंट्स के अराउंड, इर्द गिर्द। अब इसकी डेफिनेशन देंगे, द रेट एट विच द हीट इज़ डिसिपेटेड इज़ कॉल्ड पावर डिसिपेशन। जिस रेट के साथ हीट डिसिपेट हो रही होती है या मुंतशिर हो रही होती है वो कहलाती है पावर डिसिपेशन। अब इसी पावर डिसिपेशन से जो हीट रेजिस्टेंस से हीट निकल रही होती है उससे रिलेटेड ही जूल्स लॉ है हमारा। जूल्स लॉ हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे 119 पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जूल एंड इंग्लिश फिजिसिस्ट गेव द जूल्स लॉ, ये तो हमने दे दिया इसका इंट्रो। उसके बाद हम देंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, हीट H इज़ प्रोड्यूस, तो उसमें से हीट H प्रोड्यूस होती है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वो हीट जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो उस रेजिस्टेंस के, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। द टाइम t फॉर विच द करंट फ्लोज, और जितने टाइम के लिए करंट गुजरता है उस टाइम t के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। एंड टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I, और करंट के स्क्वायर के
डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। इसका मतलब ये होता है करंट के स्क्वायर के, यानी कि अगर डबल करंट खर्च होगा यानी कि हीट एनर्जी जो होती है उस करंट से डबल होती है, जो हीट जनरेट हो रही होती है उस करंट से डबल होती है। मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I स्क्वायर RT। डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और T के। तो अब इसके बाद हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटा देते हैं, हम लिखते हैं H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। हमने लिख दिया H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, वेयर H इंडिकेट द अमाउंट ऑफ हीट एंड I शो द इलेक्ट्रिक करंट, R इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर एंड T डिनोट्स टाइम। ठीक है, जो अभी हमने बोला वो सब इसमें यही लिखा हुआ है, पूरा आपने लिखना है ये। इसके अंदर जो एक बहुत डिफरेंट बात ये है कि हमने जब प्रोपोर्शन का साइन हटाया, इक्वल लिखा है, तो इसके अंदर कोई भी इन्होंने कांस्टेंट ऐड नहीं करा, बस इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटा के इक्वल कर दिया, H इज़ इक्वल्स टू I स्क्वायर RT कर दिया। ये हमारा जूल्स लॉ है। तो ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है कि उनका क्या रोल है। पेज नंबर 123 पे ये एक्सप्लेन हुआ है हमारे पास। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टू अ हाउस, जो एक किसी भी घर को जो पावर की ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो किस तरह से होती है। देयर आर 3 केबल्स दैट प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी इनटू द बिल्डिंग। जब भी कोई बिल्डिंग होती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर 3 तार होते हैं, 3 केबल्स होते हैं। आप इसमें हेडिंग डाल के अलग अलग कीजिएगा। द फर्स्ट वन इज़ ग्राउंड वायर या अर्थ वायर। पहला वाला जो है उसके 2 नाम होते हैं, ग्राउंड वायर भी कहते हैं, अर्थ वायर भी कहते हैं। देयर इज़, इसको ई यानी अर्थ वायर के लिए ई से डिनोट करते हैं। देयर इज़ नो करंट थ्रू इट इज़, इसके अंदर कोई करंट नहीं होता। द हाउस अर्थ वायर इज़ कनेक्टेड टू अ बरीड मेटल प्लेट। ये जो अर्थ वायर होता है इसको जो होता है किसी एक मेटल प्लेट के अंदर इसको बरीड कर देते हैं, दबा देते हैं। द अदर केबल नोन एज न्यूट्रल वायर, सेकेंड वाला वायर कौन सा है, न्यूट्रल वायर है, इज़ ग्राउंडेड टू द अर्थ विद इन द पावर प्लांट इट्स सेल्फ टू कीप इट्स वोल्टेज कॉन्स्टेंट। इसको पावर प्लांट के अंदर ही जो है इसको ग्राउंड किया हुआ होता है अर्थ के अंदर, इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। और इसके अंदर जो ताकि वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहे, और इसको कहते हैं एन। ये न्यूट्रल वायर है, वो पहला ई वायर था, अर्थ वायर। उसके बाद जो है इसको ही आगे इन्होंने डिस्क्राइब किया है, द करंट फ्लोज बैक थ्रू दिस वायर। इस वायर से जो करंट होता है वो वापस चला जाता है। द थर्ड वायर विच हैज़ अ हाई पोटेंशियल एंड इज़ कॉल्ड द लाइव वायर। जो तीसरा वन है सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक होता है वो जिससे असल में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो होता है लाइव वायर। इज़ कनेक्टेड टू द एल, इसको कनेक्ट करते हैं हम बैटरी एल से। इन्होंने बैटरी कहा है लेकिन जाहिर सी बात है जब घर के अंदर सप्लाई हो रहा होता है तो वो मीटर वगैरह में ही इसको कनेक्ट करते हैं। डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज़ 220 वोल्ट। ये जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है, देखिए सेकंड वाला था ना न्यूट्रल और थर्ड वाला था लाइव, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है ना वोल्टेज का वो 220 वोल्ट होता है। इतना बड़ा डिफरेंस होता है। द ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि हम इंसान की जो बॉडी है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी गुड कंडक्टर का मतलब जिसमें से ईजीली इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। इफ़ अ पर्सन होल्ड्स लाइव वायर करंट विल फ्लो टू द ग्राउंड थ्रू हिज बॉडी। अगर कोई इंसान ज़मीन पे खड़ा हुआ है और ज़मीन से टच हो रहा है और वो लाइव वायर को पकड़ता है तो उसकी बॉडी के ज़रिए करंट जो होगा वो ज़मीन के अंदर चले जाएगा, विच कुड बी डेंजरस, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। द लाइव एंड इसीलिए कहते हैं कि जब आप बिजली का काम कर रहे हो, ये वायर्स का काम कर रहे हो, तो आप कोई रबड़ सोल के जूते पहन लें या ऐसे कुछ ग्लव्स वगैरह पहने, जिससे ये होगा आपकी बॉडी के थ्रू जो होगा वो ज़मीन तक नहीं जाएगा। द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स आर यूज टू कनेक्ट ऑल द इक्विपमेंट और एट होम। घर के अंदर जितनी भी इक्विपमेंट हैं उन सबको हम इन लाइव और न्यूट्रल से ही कनेक्ट करते हैं। ऑल हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तमाम के अंदर जो होता है अप्लाइंसेस के अंदर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचता है। थस दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल टू द पावर सोर्सेज। और इनको पैरेलल जो है कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी हमारे अप्लाइंसेस होते हैं, जो भी हमारे घर के अंदर सप्लाई हो रही होती है, उसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं पावर सोर्सेज में, जहाँ पे भी हमारा जो मीटर वगैरह लगे होते हैं उससे। इसका आपने यहाँ से लेके पूरा आंसर लिखना है और इसमें आपने तीनों वायर्स की अलग अलग हेडिंग डाल के उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज़ AC वर्क। जो AC करंट है वो किस तरह काम करता है। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 110 पर मौजूद है। ऑल्टरनेटिंग करंट या AC करंट, जो हमने 2 टाइप्स ऑफ करंट की थी उसके अंदर हमने इसको डिस्क्राइब किया था। जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था। यही इसका आंसर है। पूरा पैराग्राफ हम लिखेंगे इसका, मैं पढ़ लेती हूँ उसको दोबारा से आपको समझा भी देती हूँ। अ करंट दैट रिवर्ट्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट।
एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा हो पीरियोडिकली एक मखसूस टाइम पीरियड के हिसाब से, एक मखसूस पैटर्न के हिसाब से, इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, वो कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। मोस्ट पावर स्टेशन इन आर कंट्री प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट, जो पावर स्टेशन है वहाँ से ऑल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस होता है। AC चेंजेस डायरेक्शन 1/50 सेकेंड, जो इसकी डायरेक्शन जो चेंज होती है ये 1/50 सेकेंड के हिसाब से होती है। इसकी आप डायग्राम देखेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट की डायग्राम बनाइए और यहाँ पे इन्होंने AC या डायरेक्ट करंट, DC या डायरेक्ट करंट की बनाई है, जिसमें देखिए करंट चेंज नहीं होता, और इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन जो है एक मखसूस पीरियोडिकली जो है चेंज होती है, रिवर्स होती है, जिस तरह की होती है वापस आके एक टाइम के हिसाब से दोबारा वैसे ही आ जाएगी, दोबारा इस तरह करके आगे आ जाएगा इस तरह। अब मैं आगे पढ़ लेती हूँ। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़, जो AC करंट हमारे यहाँ आता है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी होती है 50 हर्ट्ज़। ये आपकी छोटी सी ब्लैंक भी हो सकती है। वन एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC इज़ दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। AC करंट का DC करंट पे एक एडवांटेज ये होता है कि इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं बगैर एनर्जी को लूज़ करे। ये इसका आंसर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। एक्सप्लेन द रिस्क एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक करंट, डैमेज इंसुलेशन, ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स, डैम्प कंडीशन। इलेक्ट्रिकल करंट से जो एसोसिएटेड रिस्क होते हैं उनको आपने डिस्क्राइब करना है। उनमें से उन्होंने कहा 3 डिस्क्राइब करने हैं आपने। डैमेज इंसुलेशन यानी कि जो तार कहीं से टूट जाते हैं उससे क्या नुकसान होता है। ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स, जब केबल ओवर हीट हो जाते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है। और डैम्प कंडीशन, जहाँ पे गीला हो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ये तीनों डिस्क्राइब करने। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 124 पे मौजूद है। हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हेडिंग डाल के 1-2 लाइन लिखिएगा, फिर आगे डिस्क्राइब कीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी शॉक, फायर एंड आर्क फ्लैशेज आर द प्राइम हैज़र्ड दैट आर प्रेजेंट व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो कुछ खास बातें क्या हो सकती हैं। शॉक लग सकता है आपको, उसके अलावा फायर या आग लग सकती है, या आर्क फ्लैशेज या उसमें से चिंगारियाँ निकल सकती हैं। तो ये जो ऐसे हैज़र्ड्स हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आप इसके बाद लिखिएगा द मेन इलेक्ट्रिसिटी हैज़र्ड्स आर। सबसे पहले उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा डैमेज इंसुलेशन। डैमेज इंसुलेशन क्या चीज़ होती है। जब तार कहीं से क्रैक हो जाता है और उसके अंदर से छोटे छोटे बारीक से तार निकल आते हैं ना, आपने देखा होगा इस तरह से होता है, उसमें यहाँ से बारीक बारीक तार, कोई हल्का सा भी तार निकला हुआ है, हल्का सा भी, ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए। टेप लगा के भी मैनेज करते हैं, लेकिन टेप लगाने से पहले इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना चाहिए और फिर लगाना चाहिए। बाज़ लोग इसको ऐसे ही रैप करने लगते हैं, इससे उनको जो होता है करंट लग जाता है, और बाज़ लोगों को ये तार निकला हुआ नज़र नहीं आता और उससे भी उनको करंट लग जाता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का हैज़र्ड है उसमें से एक मेन हैज़र्ड क्या है, डैमेज इंसुलेशन। पढ़ लेते हैं इसको हम। इंसुलेशन रिफर्स टू द शीट मेड ऑफ प्लास्टिक दैट इज़ रैप्ड अराउंड वायर इन अ सर्किट। जो सर्किट का वायर होता है उसके ऊपर हमने देखा है ना, एक प्लास्टिक की शीट लगी हुई होती है। इफ़ द इंसुलेशन केबल इज़ डैमेज, अगर ये इंसुलेशन, ये अब जो उन्होंने प्लास्टिक की रैप क्यों किया होता है, ताकि जो करंट है वो किसी और को ना लगे ना, इंसुलेटिंग होता है वो। लेकिन अगर ये इंसुलेशन केबल जो है या जो उसका उन्होंने इंसुलेशन प्लास्टिक का कवर चढ़ाया है वो डैमेज हो जाए। इफ़ द इंसुलेशन केबल इज़ डैमेज द मेटल कंडक्टर इनसाइड द वायर एक्सपोज। अब जो अंदर का तार है मेटल का वो तो एक्सपोज हो जाएगा। इट इज़ पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक दे कम इनटू कॉन्टैक्ट। अगर कोई इसको हाथ लगा लेगा इंसान तो उसको जो है लाजमी तौर पे ये पॉसिबल है कि उसको करंट लगेगा विद द एक्सपोज वायर, इस एक्सपोज वायर से, विच रिजल्ट इन देयर डेथ, और उसमें डेथ भी हो सकती है। इसके बाद इसका प्रिकॉशन भी बताया इन्होंने हमें। इसके बाद कहते हैं बिफोर रिप्लेसिंग एनी डैमेज इंसुलेशन अटेम्प्टिंग टू कवर एनी डैमेज इंसुलेशन विद इलेक्ट्रिकल टेप। तो कहते हैं कि आप जो है किसी डैमेज इंसुलेशन को रिप्लेस कर रहे हो या उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल टेप लगा रहे हो, मेक श्योर दैट ऑल पावर सोर्सेज हैव बीन टर्न्ड ऑफ एंड देन रिप्लेस द डैमेज इंसुलेशन। ये मेक श्योर करें कि यानी कि लाजमी है कि आप पहले पावर सोर्सेज को टर्न ऑफ कर दें, बंद कर दें, उसके बाद डैमेज इंसुलेशन को रिप्लेस करें, या जो आपने उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल टेप लगाना हो तो वो उसके बाद लगाएं। यानी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कहीं से कोई तार डैमेज हो रहा है तो उसको आपने टेप लगाना है या आपने उसको रिप्लेस करना है, उससे पहले आप पावर सोर्सेज को टर्न ऑफ कर दें। सेकेंड हैज़र्ड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है ओवर हीटिंग ऑफ केबल। इसको हम पढ़ लेते हैं। व्हेन अ हाई करंट इज पास थ्रू अ केबल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द वायर विल ओवर हीट एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें कहते हैं जब केबल के अंदर हाई करंट गुजर रहा हो तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वायर जो होता है वो ओवर हीट हो जाए, और ओवर हीट होने से उसके अंदर जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ हो जाए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब करंट
किसी रेजिस्टेंस से गुजरता है तो उस रेजिस्टेंस के अंदर से हीट निकलती है, तो अगर करंट ज़्यादा आएगा ज़्यादा हीट उसमें से जो है रिलीज़ होगी। बिकॉज ऑफ द ओवर हीट देयर इज़ द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर। तो इससे होगा क्या, वो जो एक्सेस हीट निकलेगी उससे आग लग सकती है, इलेक्ट्रिकल फायर हो सकती है, यानी कि उन वायर्स में आग लगेगी और जिन अप्लाइंसेस से कनेक्ट होंगे उनमें लगेगी। इस तरह पूरे घर में भी आग लग सकती है और बहुत सारे जो है हमारे स्विच बोर्ड्स वगैरह में भी आग लग सकती है। इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड हैजर्ड है हमारे पास डैम्प कंडीशन। पीपल हु आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस दैट इज बीइंग यूज्ड इन अ डैम्प एनवायरनमेंट such a red bathroom have an increased risk of being electrocuted by electricity that is being conducted through the water। अब इसको देखिए, मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है कि वो लोग जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से काम कर रहे हो और वो ऐसी जगह पे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में ऐसी जगहों पे काम कर रहे हो जो कि डैम्प इन्वायरमेंट हो, यानी कि जहाँ पे नमी हो, डैम्प या गीला हो वहाँ पे, जैसे कि बाथरूम वगैरह हो गया। अगर कोई बाथरूम में काम कर रहा है या किसी माइन में काम कर रहा है, जो माइंस होती हैं, या किसी जो ज़मीन के अंदर काम कर रहे होते हैं वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं, उसमें जो है उन लोगों को बहुत रिस्क होता है इलेक्ट्रोक्यूटेड होने का, यानी उनको करंट लगने का बहुत ख़तरा होता है। दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड थ्रू द वाटर। और किस के थ्रू उनको करंट लग सकता है, वाटर के थ्रू, बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर। वाटर जो है एक गुड कंडक्टर है। इफ़ अ पर्सन टचेज अ सॉकेट वाइल देयर स्किन इज़ वेट इन एनी वे दे रन द रिस्क ऑफ बीइंग इलेक्ट्रोक्यूटेड। अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी स्किन पे थोड़ा सा भी पानी हो, वेट हो उसकी स्किन, और वो किसी सॉकेट को टच करता है तो वो भी इलेक्ट्रोक्यूटेड हो सकता है, यानी उसको भी जो है शॉक लग सकता है या उसको भी करंट लग सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे तो ये ठीक आंसर है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें तो आप कर लीजिएगा इसको शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, एक्सप्लेन हाउ सेफ्टी प्रिकॉशंस आर यूज्ड इन होम इलेक्ट्रिसिटी। जो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है उसके अंदर हमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 125 पर है। हम यहाँ से लिखते हैं इसको, To avoid any unwanted incident, few measures must be taken which are given below। तो अनवांटेड इंसिडेंट से, जैसे इलेक्ट्रोक्यूटेड होने से या करंट लगने से बचने के लिए हमें कुछ जो है सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत होती है, वो ये हैं। नंबर 1 इज़ फ्यूज़ एंड ब्रेकर्स, यानी हम अपने सर्किट के अंदर फ्यूज़ और ब्रेकर्स लगाएं। उसके अलावा जो है ग्राउंड वायर, हम उसके अंदर ग्राउंड वायर भी लगाएं। तो मैं आपको इसको फ्यूज़ जो हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही है पूरा, मैं रीड कर देती हूँ। सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूजेस प्रिवेंट डैमेजेस टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कॉज्ड बाय ओवर हीटिंग। जो ओवर हीटिंग से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं उससे बचाने के लिए सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ यूज़ होते हैं। व्हेन देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट रनिंग थ्रू द सर्किट, अगर जो है सर्किट के अंदर ज़्यादा अमाउंट का करंट आ जाए, द वायर दैट आर कंटेन विद इन द सर्किट विल बिगिन टू ओवर हीट। तो जो वायर है सर्किट के वो जो है ओवर हीट हो जाएंगे। अ मेटल वायर फ्यूज विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट विल बिकम मोल्टन ब्रेकिंग द सर्किट। तो ये जो हमने इसके अंदर सर्किट के हमने फ्यूज़ लगाया होता है, फ्यूज़ के अंदर बहुत बारीक सा मेटल वायर होता है, तो जैसे ही करंट ज़्यादा आता है तो लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो वायर जो होता है फ्यूज़ हो जाता है या फिर मेल्ट हो जाता है। जब वो मेल्ट हो जाता है तो सर्किट ब्रोकन हो जाता है, क्योंकि करंट जो होता है हमेशा क्लोज सर्किट में फ़्लो करता है। जब सर्किट ओपन हो जाता है तो फिर उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता। जब करंट फ्लो होना रुक जाता है तो एक्स्ट्रा करंट जो आया होता है सर्किट में वो हमारे अप्लाइंसेस को जाके ख़राब नहीं करता। अगर हमने इन केस ये लगाया हुआ ना हो तो वो करंट जब हमारे अप्लाइंसेस तक पहुँचेगा तो उनको डैमेज कर देगा। इसी तरह इसका जो है फ्यूज़ तो हमने कर लिया, सर्किट ब्रेकर का पढ़ लेते हैं हम। सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे हम, सर्किट ब्रेकर्स आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सिंगल सर्किट। जो एक सिंगल सर्किट के अंदर जो है अमाउंट ऑफ करंट को मैनेज करने के लिए या उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं। और उसके बाद जो है सर्किट ब्रेकर्स आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज एंड साइजेस। इसके बाद हम लिखेंगे, टू मैनेज द लार्ज सर्किट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम अ शॉर्ट सर्किट अ डिफरेंट मैकेनिज्म इज यूटिलाइज्ड ड्यू टू द रिलेटिवली स्लो हीटिंग। तो उसके बाद ये बताते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट होता है उसके अंदर हम दूसरा मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। इन द केस ऑफ हाई करंट स्पाइक द बायमेटालिक स्ट्रिप विल बी रैपिडली रीअट्रैक्टेड बाय अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड फ्रॉम वायर लूप रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है आयरन का पीस होता है, उसके इर्द गिर्द वायर जो होता है रैप किया हुआ होता है। जब उसमें से करंट गुजरता है तो वो मैग्नेट बन जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला।
इलेक्ट्रोमैग्नेट जो वैसे आप पहले पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगाया हुआ होता है, जब करंट उसमें से गुजरता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो बायमेटालिक स्ट्रिप को अपनी साइड पर खींच लेता है, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है और जो है शॉर्ट सर्किट से बच जाते हैं। थर्ड जो सेफ्टी मेजर है वो क्या होता है, ग्राउंड वायर होता है। दैट ग्राउंड वायर मीन्स दैट समथिंग इज कनेक्टेड टू द अर्थ विच स्टोर चार्जेस। तो ऐसी जो चीज़ जो कि जिसके अंदर चार्ज हो उसको जो है ग्राउंड के साथ जब कनेक्ट कर देते हैं, उस तार जिस तार से कनेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं ग्राउंड वायर। A ground wire gives an electrical appliance a path to the earth that is separate from the normal path that current takes. तो इससे ये होता है कि जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो ज़मीन के अंदर चले जाता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। टेक्स तक लिखने के बाद आप यहाँ से लिखिएगा अटैच टू एन अप्लाइंसेस केस इट कीप्स द केसेस वोल्टेज एट ग्राउंड पोटेंशियल। जब इसको किसी अप्लाइंसेस के केस के अंदर लगा देते हैं तो वो क्या करता है, उसके ग्राउंड पोटेंशियल के उसके वोल्टेज को जो होता है ग्राउंड पोटेंशियल तक रखता है। यूजुअली टेक एट द ज़ीरो ऑफ द वोल्टेज, जो कि आमतौर पे ज़ीरो तक हो जाता है। इन दिस वे इलेक्ट्रिक शॉक इज़ प्रिवेंट। इससे जो होता है इलेक्ट्रिक शॉक या जो हमें करंट का झटका लगता है वो नहीं लगता। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है वह ग्राउंड वायर, जो जितने भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसके अंदर ग्राउंड वायर होता है। नीदर अ फ्यूज़ और अ सर्किट ब्रेक्स फॉर सेफ्टी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उनके अंदर ग्राउंड वायर और फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर, ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं फॉर सेफ्टी के लिए। ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एन अप्लायंस कॉज्ड इलेक्ट्रिकल शॉक ऑन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जो शॉक लग सकते हैं उनके इफेक्ट बताने आपको। आपकी बुक में पेज नंबर 126 पे इसका आंसर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक शॉक के इफेक्ट होते हैं वो इसमें बताए हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.001 एम्पियर कैन बी फेल्ट। जो हमें फेल्ट होता है, हमें जो करंट महसूस कर सकते हैं वो कितने एम्पियर का होता है 0.001 एम्पियर का। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.005 एम्पियर कैन बी पेनफुल ऑन ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी के लिए जो थोड़ा बहुत जो पेन करता है वो होता है 0.005 एम्पियर का करंट। इफ़ इलेक्ट्रिक करंट इज़ 0.010 एम्पियर रिजल्टिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन एन अनकंट्रोलेबल मैनर या स्पैज़म। यानी अगर करंट हमारा 0.010 एम्पियर तक का होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, अगर किसी बंदे ने उसको टच कर लिया तो उसके मसल्स को जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। आप देखते हैं ना, हाथ अकड़ जाता है, अनकंट्रोल स्पैज़म हो जाएगा, यानी वो अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं रख पाएगा, उसको झटके लगेंगे। उसके बाद 4th पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ 0.015 एम्पियर कैन लीड टू अ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द मसल। उसके नतीजे में इस इतने पावर का अगर करंट हो, देखिए ये तो 0.1 था ना, ये है 0.15 एम्पियर का। तो अगर इतने एम्पियर का करंट होगा तो उससे क्या होगा, मसल्स पे आपको कंट्रोल ही नहीं रहेगा। जिस बंदे को उसने करंट ने पकड़ा होगा उसको अपने मसल्स पे कंट्रोल नहीं होगा, वो अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाएगा। उसके बाद 5th पॉइंट है द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.070 एम्पियर। इससे भी कितना ज़्यादा हो गया, ये 0.1 था, 0.15 था, ये 0.70 एम्पियर हो गया। पासिस थ्रू हार्ट, ये दिल तक पहुँच जाता है। क्रिएट अ सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस, और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, ख़तरनाक इसके असरात होते हैं। एंड ऑलमोस्ट सर्टेनली फेटल इफ़ द करंट कंटिन्यूज़ मोर देन 1 सेकेंड। अगर ये 1 सेकेंड से भी सिर्फ ज़्यादा का हो तो अभी इंसान बेहोश हो सकता है, और अगर खुदा ना खास्ता ये कंटिन्यू रहे और उसको बंदे को अलग ना किया जाए तो फिर डेथ भी हो सकती है। तो आंसर जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है वाई द वोल्टेज यूज फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई मच लोअर देन द वोल्टेज विच द पावर इज़ ट्रांसमिटेड। तो जो इसमें कहते हैं कि जो डोमेस्टिक सप्लाई में हमारे पास वोल्टेज आता है वो उससे कम क्यों होता है जितनी पावर के ट्रांसमिट की जा रही होती है। ट्रांसमिटेड पावर ज़्यादा होती है और जो हमारे घरों में आ रहा होता है वोल्टेज उसका कम क्यों होता है। तो हम देख लेते हैं। द पावर इज़ प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। जो पावर होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है, यानी करंट से डबल होती है, तकरीबन जितना करंट होता है उससे डबल होती है पावर। एंड वी नीड लॉस पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर। तो जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं या ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पावर का लॉस कम से कम हो। सिंस वी ऑपरेट एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट ट्रांसमिशन ऑफ पावर, इसलिए जब पावर ट्रांसमिट की जा रही होती है तो उसका वोल्टेज हाई होता है, उसमें करंट लो होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा था, उसकी हमें 2 रीजंस मैंने दी हैं, आप चाहे दोनों लिख लें चाहे एक लिख लें। नंबर 1 इज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डोमेस्टिक अपैरेटस आर मेड फॉर लो वोल्टेज बिकॉज many apparatus are made of material which on high voltage gets destroyed। जो हमारे घर के डोमेस्टिक अपैरेटस होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं उनके लिए लो वोल्टेज चाहिए होता है, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जो ज़्यादा वोल्टेज से डिस्ट्रॉय हो जाएं, पिघल जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए घर के अंदर जो है लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है, क्योंकि अप्लाइंसेस ख़राब हो सकते हैं।
सेकेंड रीज़न क्या है? अनदर रीज़न इज़ सिक्योरिटी पर्पज़। दूसरी रीज़न है हमारे सिक्योरिटी का पर्पज़ है। इफ़ द वोल्टेज विल बी सो मच हाई पीपल विल गेट शॉक। अगर वोल्टेज ज़्यादा आएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में तो जो लोग हैं उनको शॉक लग सकता है, उनको करंट लग सकता है, इवन दे डजंट टच इट, बगैर टच किए हुए भी। इसीलिए डोमेस्टिक सप्लाई में हमें लो वोल्टेज का करंट सप्लाई किया जाता है। आपका सेक्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। अल्लाह हाफ़िज़।